अपोलो 11 और अपोलो 12 के जरिए इंसान ने 1969 में चांद पर कदम रख दिया था। इन दोनों सक्सेसफुल मिशंस के बाद 11 अप्रैल 1970 को मून लैंडिंग के लिए अपोलो 13 को लॉन्च किया जाता है। 3 दिन का ट्रैवल करने के बाद अपोलो 13 की स्पेस फ्लाइट जमीन से करीब 3,20,000 किलोमीटर दूर आ चुकी होती है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहता तो अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही घंटों बाद चांद पर पहुंच जाते। इससे 1 साल पहले ही नील आर्मस्ट्रांग समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम रख चुके थे। इसलिए पास के दोनों सक्सेसफुल मिशंस की वजह से अपोलो 13 में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने सफर की कामयाबी के लिए काफी कॉन्फिडेंट और रिलैक्स होते हैं। यह मिशन जितना नॉर्मल अपोलो 13 के क्रू को लग रहा था, इसे उतना ही नॉर्मल धरती पर मौजूद सभी लोग समझ रहे थे। सभी को मून लैंडिंग इतना मामूली लगने लगा था कि दुनिया के किसी भी बड़े टीवी चैनल ने अपोलो 13 के लॉन्च को ब्रॉडकास्ट तक करना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन धरती से 3,22,000 किलोमीटर की दूरी पर अपोलो 13 के साथ कुछ ऐसा होता है जो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। चांद पर पहुंचने से महज कुछ घंटे पहले अपोलो 13 में एक जोर का धमाका होता है, जिससे उस स्पेस फ्लाइट के सभी वार्निंग अलार्म्स बहुत तेज आवाज के साथ बजने लगते हैं। स्पेस फ्लाइट में बैठे क्रू के जांच करने पर पता चलता है कि इस धमाके में एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो चुका था, जिससे उसकी पूरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। वही दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी लीक करने लगता है और उसमें मौजूद ऑक्सीजन तेजी से अंतरिक्ष में फैलने लगती है। परेशानी ये थी कि एस्ट्रोनॉट्स के चांद पर जाने और वहां से वापस धरती पर लौटने के लिए केवल इन 2 ऑक्सीजन टैंक्स का ही इंतजाम था। एस्ट्रोनॉट्स इन ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल केवल सांस लेने के लिए नहीं बल्कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी करते थे। इसलिए जिस तेजी से ऑक्सीजन अंतरिक्ष में लीक हो रही थी, तीनों एस्ट्रोनॉट्स के जिंदा बचने का चांस भी उतना ही तेजी के साथ कम होता जा रहा था। जहां पहले इस मिशन को कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी, तो वही इस हादसे के बाद दुनिया भर के लोग टीवी पर नजरें गड़ाए अपोलो 13 की पल पल की खबर रखने लगे थे। तेजी से खत्म हो रही ऑक्सीजन के बीच अब एस्ट्रोनॉट्स और नासा के सामने चांद पर लैंड करना तो दूर, अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर से धरती पर किस तरह जिंदा लौट कर आना है, यही एक बड़ा सवाल बन गया था। चलिए जानते हैं अपोलो 13 की यह रोमांचक कहानी, जिसे स्पेस के भयानक हादसों में सबसे ऊपर गिना जाता है। The main mission objective of Apollo 13 is a continuing one. We hope to find out a lot about the origin of the moon and from that the origin of the Earth. And we have liftoff. It's kind of difficult here. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. The flight of the Apollo 13 to the moon is in serious jeopardy this morning and is not going to make a moon landing. I think it is as critical, perhaps probably the most critical situation we faced so far in the manned spaceflight program in flight. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. Are the astronauts safe, I think? Well, Apollo Control, Houston, we've just had loss of signal from Honeysuckle. The last moments of Apollo 13. Best thing we can do now is just to listen and hope. साल 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जब 1960 का दशक खत्म होने से पहले ह्यूमन को चांद पर पहुंचाने का प्रॉमिस किया, तो मून लैंडिंग का मिशन पूरे अमेरिका के लिए एक नेशनल गोल बन गया। इसी मकसद से नासा का अपोलो प्रोग्राम शुरू होता है और 20 जुलाई 1969 वह ऐतिहासिक दिन बना जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर कदम रखते हैं। यह अपोलो 11 मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया था। साल 1969 में अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 भी एक सक्सेसफुल मून लैंडिंग मिशन रहता है, जिसके चलते 2 और एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचते हैं और वापस धरती पर सुरक्षित लौट आते हैं। इस तरह नासा ने मून लैंडिंग के लिए अपोलो 20 तक का प्लान किया हुआ था। इसलिए अपोलो 11 और अपोलो 12 के बाद अपोलो 13 मिशन की बारी आती है। लेकिन इस बीच बदलते वक्त के साथ लोगों का इंटरेस्ट भी बदलता जा रहा था। 2 सफल मून लैंडिंग मिशन के बाद अमेरिकी जनता उससे ऊब चुकी थी। लोगों का चांद को लेकर फैसिनेशन फीका पड़ता जा रहा था। वही इन मिशन में बेशुमार पैसा खर्च हो रहा था, जिस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट भी इन स्पेस मिशंस को लेकर काफी कश्मकश की स्थिति में थी। अगर केवल अपोलो 11 की बात करें तो उस समय उस पर $355 मिलियन का खर्च हुआ था, जो आज के हिसाब से $3 बिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए होते हैं। ये खर्च केवल एक अपोलो 11 का था, जबकि नासा ने अभी ऐसे 8 और मिशंस को प्लान कर रखा था। ये 1970 का समय था जब अमेरिका वियतनाम वॉर जैसी उलझनों से जूझ रहा था और ऐसे
में स्पेस मिशंस में किए जा रहे बेशुमार खर्चों की वजह से अमेरिकी सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए अमेरिकी गवर्नमेंट ने नासा के बजट पर कैंची चलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से 4 जनवरी 1970 को नासा द्वारा अपोलो 20 को कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि प्लान के हिसाब से अपोलो प्रोग्राम का आखिरी मून लैंडिंग मिशन था। लगातार घटते जन समर्थन और कम होते बजट के बीच नासा द्वारा 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 लॉन्च किया जाता है। अपोलो 13 का मेन ऑब्जेक्टिव चांद पर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना था, जिसके जरिए चांद और धरती के अस्तित्व के बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा की जा सके। अपोलो 13 को फ्लोरिडा के उसी केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया जहां से अपोलो 11 और अपोलो 12 ने उड़ान भरी थी। इस बार भी अपोलो 13 को लॉन्च करने की जिम्मेदारी सैटर्न 5 नाम के पावरफुल रॉकेट के ऊपर ही थी। इसके अलावा अपोलो 13 की स्पेस फ्लाइट को भी पिछले स्पेस मिशंस की तरह 3 मॉड्यूल्स को जोड़कर तैयार किया गया था, जिसमें एक कमांड मॉड्यूल था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने और सब कुछ ऑपरेट करने की व्यवस्था थी, जिस वजह से ये स्पेस फ्लाइट का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। दूसरा सर्विस मॉड्यूल था जिसमें फ्यूल सेल्स, ऑक्सीजन टैंक्स और हाइड्रोजन टैंक समेत कई जरूरी बंदोबस्त किए गए थे, जिनसे कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के लिए हवा, पानी और बिजली का इंतजाम होता था। इसका तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल होता है, जो चांद पर लैंड करने और वहां से वापस उड़ान भरने के लिए जिम्मेदार था। लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही अपोलो 13 अर्थ की ऑर्बिट में दाखिल हो जाता है और वहां कई चक्कर काटने के बाद अर्थ की ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ बढ़ने लगता है। हर मिशन की तरह इस अपोलो 13 में भी 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे। जिम लोवेल इस मिशन के कमांडर होते हैं, जो कि इस समय नासा के सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे। इन्होंने सबसे ज्यादा वक्त स्पेस में गुजारा हुआ था। लोवेल अपोलो 8 मिशन का भी हिस्सा रह चुके थे, जो कि चांद की ऑर्बिट में पहुंचने वाली पहली क्रूड स्पेस फ्लाइट थी। अपोलो 13 के इस मिशन में उनके साथ कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्वीगर्ट और लूनर मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हैसी होते हैं। हालांकि कमांड मॉड्यूल के पायलट पहले केन मैटिंगली होने वाले थे, लेकिन लॉन्च के कुछ दिन पहले वो जर्मन मीसल से इन्फेक्टेड एक इंसान के कांटेक्ट में आ गए, जिस वजह से खतरे को भांपते हुए नासा अपोलो 13 के लॉन्च से केवल 48 घंटे पहले उनकी जगह मिशन के लिए जैक स्वीगर्ट को शामिल करता है। लास्ट मोमेंट पर हुए इस बदलाव के बाद भी अपोलो 13 के क्रू के बीच सब कुछ तालमेल के साथ हो रहा था और तीनों एस्ट्रोनॉट्स कोऑर्डिनेट करते हुए चांद की तरफ बढ़ रहे थे। धरती से चांद पर पहुंचने के लिए लगभग 4 दिन का समय लगता है, इसलिए लॉन्च के करीब 55 घंटे बाद अपोलो 13 आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका था। सफर की शुरुआत से ही अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स धरती पर अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में मौजूद मिशन कंट्रोल के साथ कांटेक्ट में बने हुए थे। ये सब कुछ एक रूटीन का हिस्सा था और इस दौरान सब कुछ इतना नॉर्मल था कि अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट्स बोर हो रहे थे। इसलिए खाली समय को देखते हुए तीनों एस्ट्रोनॉट्स टीवी के लिए एक ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें वो स्पेस फ्लाइट के अंदर की जिंदगी को दिखाते हुए बताते हैं कि वो कम ग्रेविटी में किस तरह रहते हैं। अपोलो 13 के लॉन्च की तरह उसके इस लाइव ब्रॉडकास्ट को भी दुनिया के किसी भी बड़े टीवी चैनल ने एयर नहीं किया। पब्लिक अब अपोलो मिशंस में अपनी दिलचस्पी खो चुकी थी, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस फ्लाइट के अंदर की जिंदगी को देखने में बहुत ही कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन किसे पता था कि इग्नोर किए गए इस ब्रॉडकास्ट से केवल कुछ मिनट बाद अपोलो 13 के साथ कुछ ऐसा होगा जो अपनी ही धुन में खोई हुई दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। स्पेस फ्लाइट में बोर हो रहे एस्ट्रोनॉट्स को भी कोई अंदाजा नहीं था कि अब से कुछ मिनट बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला था जो उन्हें जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर देगा। हल्की फुल्की बातचीत से भरा 49 मिनट्स का टीवी ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने रूटीन मेंटेनेंस के काम में लग जाते हैं। हमेशा की तरह इस समय भी एस्ट्रोनॉट्स ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट में होते हैं और वहां से मिल रहे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इस दौरान मिशन कंट्रोल ने कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्वीगर्ट से ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन को ऑन करके लिक्विड ऑक्सीजन को स्टर करने को कहा। दरअसल जब भी कोई स्पेस मिशन भेजा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन समेत हर जरूरी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजा जाता है ताकि कम जगह में ज्यादा गैस को स्टोर किया जा सके। लेकिन स्पेस में टेम्परेचर इतना कम होता है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन भी जमने लगती है और इसलिए ऑक्सीजन टैंक में एक फैन लगाया जाता है ताकि समय समय पर फैन को चलाकर ऑक्सीजन को सही अवस्था में लाया जा सके। ये सब काम केवल क्रायोस्टर के एक स्विच को ऑन करने से बहुत ही आसानी से हो जाता था। इसलिए जब मिशन कंट्रोल ने जैक स्वीगर्ट को इस स्विच को ऑन करने को कहा तो उन्होंने ऑर्डर को फॉलो करते हुए स्विच को चालू कर दिया। ये 13 अप्रैल की रात का समय था और इस
इस छोटे से काम को निपटाने के बाद क्रू सोने वाला था। अभी तक अपोलो 13 3 दिनों के सफर के बाद धरती से करीब 3,20,000 किलोमीटर दूर आ चुका था और अगले दिन जिम लोवेल और फ्रेड हैसी चांद पर कदम रखने वाले थे। लेकिन जैक स्वीगर्ट द्वारा क्रायोस्टिर के स्विच ऑन करने के अगले ही मिनट कुछ ऐसा होता है जो इनके चांद पर पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर देता है। क्रायोस्टिर का स्विच दबाने के अगले ही मिनट अपोलो 13 के स्पेस फ्लाइट में एक जोर का धमाका होता है। यह धमाका इतना तेज था कि स्पेस फ्लाइट समेत तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपनी अपनी जगह से हिल जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के सामने मौजूद सिस्टम के इंडिकेटर्स लाल होने लगते हैं, वार्निंग अलार्म्स बहुत तेज आवाज के साथ बजने लगते हैं और स्पेस फ्लाइट के कई जरूरी सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। एकदम से हुई उस उथल पुथल से एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। इस गड़बड़ी और अफरा तफरी की तुरंत जानकारी देते हुए एस्ट्रोनॉट्स ने ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल से कहा, ह्यूस्टन, वी हैव हैड अ प्रॉब्लम हियर। Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. इस दौरान ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल को भी नहीं पता था कि आखिर अपोलो 13 के साथ ये कैसी गड़बड़ी हुई है और इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन मिशन कंट्रोल और स्पेस फ्लाइट के सिस्टम्स की लड़खड़ाती रीडिंग से ये जरूर कंफर्म हो चुका था कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। इन लड़खड़ाती रीडिंग्स में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला डेटा ऑक्सीजन टैंक्स का था। उन्होंने देखा कि एक ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग 0 हो चुकी थी और दूसरे ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग का कांटा तेजी से नीचे गिर रहा था। एक्सप्लोजन को हुए अब तक 13 मिनट गुजर चुके थे और किसी के पास कोई क्लू नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी कमांडर जिम लोवेल ने लेफ्ट साइड की विंडो से बाहर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने मिशन कंट्रोल को बताया कि स्पेस फ्लाइट से कोई गैस तेजी से स्पेस में लीक हो रही है। इस मंजर के बाद जब सभी कड़ियों को जोड़कर देखा गया तो पता चला कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। दरअसल जब क्रायोस्टिर का स्विच ऑन किया गया था तभी एक ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन की वायरिंग में स्पार्क होता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में वहां हुआ ये छोटा सा स्पार्क आग का रूप ले लेता है, जिस कारण उस ऑक्सीजन टैंक में जोर का धमाका होता है। यह ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 था जो इस धमाके में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वही इस धमाके की वजह से उसके पास ही रखा ऑक्सीजन टैंक नंबर 1 भी डैमेज हो जाता है और उसकी ऑक्सीजन भी लीक होने लगती है। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि सर्विस मॉड्यूल की साइड का एक पैनल उखड़कर स्पेस में उड़ जाता है और उसी खुली जगह से ऑक्सीजन टैंक से लीक होकर तेजी से स्पेस में फैलने लगती है। मुसीबत इस बात की थी कि सर्विस मॉड्यूल में केवल 2 ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद थे जो कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए हवा, पानी और बिजली का इंतजाम कर रहे थे। धमाके से केवल ऑक्सीजन टैंक ही नहीं बल्कि सर्विस मॉड्यूल में लगे 3 में से 2 फ्यूल सेल्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं जो कि कमांड मॉड्यूल को पावर सप्लाई करने का काम कर रहे थे। अब केवल एक फ्यूल सेल से ही कमांड मॉड्यूल को पावर मिल रही थी जो कि स्पेस फ्लाइट को चलाए रखने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इनसफिशिएंट फ्यूल और लगातार कम हो रही ऑक्सीजन के बीच अब चांद पर लैंड करने का तो सवाल ही नहीं था। मून लैंडिंग मिशन को कैंसिल करने के बाद अब ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल के सामने हजारों मुश्किलों से भरा केवल एक सवाल था कि इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर कैसे लाया जाए। एस्ट्रोनॉट्स उस वक्त धरती से करीब 3,20,000 किलोमीटर दूर थे और इतनी दूर से वापस धरती पर आने में उन्हें करीब 4 दिन का वक्त लगता। ऐसी खौफनाक स्थिति में इतने दिन तक उनका जिंदा रहना और सुरक्षित धरती पर आना एक लगभग नामुमकिन सा काम था। लेकिन इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाने में मिशन कंट्रोल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल ने नासा के सभी जानकार लोगों को बुलाया और जो वक्त पर नहीं आ सकते थे उन्हें फोन लाइन पर जोड़ा गया। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट से लेकर स्पेस फ्लाइट को बनाने वाले लोगों तक सबको इस एक काम पर लगा दिया गया। जहां पहले इस अपोलो 13 को कोई अटेंशन नहीं मिल रही थी तो वही इस हादसे की खबर के बाद दुनिया भर के अखबार और न्यूज चैनल्स अपोलो 13 की हेडलाइन से भर गए। दुनिया के कोने कोने में इस बात की चर्चा होने लगी। पब्लिक अपोलो 13 से जुड़ी हर एक खबर के लिए टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठी थी। दूसरी तरफ स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स का बुरा हाल था। जिस कमांड मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे उसमें अब केवल कुछ ही देर की पावर सप्लाई बची थी, जिससे आगे का सफर पूरा करके वापस धरती पर आना नामुमकिन था। वही धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए एक सुरक्षित तरीका तलाश कर रहा था। मिशन कंट्रोल के पास मेनली 2 ऑप्शंस थे जिनके जरिए अपोलो 13 को वापस धरती पर लाया जा सकता था। पहला ऑप्शन ये था कि सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन का इस्तेमाल करके पूरी स्पेस फ्लाइट को धरती की तरफ वापस मोड़ दिया जाए। यह वापस आने का शॉर्ट रूट था और इस प्लान के जरिए केवल 2 दिन में धरती पर लौटा जा सकता था। लेकिन इस प्लान के साथ परेशानी ये थी कि सर्विस मॉड्यूल में हुए ब्लास्ट के कारण उसमें इतनी कम पावर सप्लाई बची थी कि वो वापसी का 1 घंटा भी तय नहीं कर सकता था और साथ ही ऐसा करने में मेन इंजन के बंद होने का भी खतरा था।
इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये था कि वापस मुड़ने के बजाय आगे चांद की तरफ बढ़ा जाए और चांद के अराउंड घूमकर चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए धरती की तरफ आया जाए। ये प्लान बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर जरूर करता था, लेकिन इसमें चांद की ग्रेविटी के सपोर्ट की वजह से कम पावर का इस्तेमाल होता, इसलिए मिशन कंट्रोल ने दूसरे ऑप्शन को अप्रूव किया और साथ ही इस पूरे सफर के लिए कमांड मॉड्यूल की जगह इससे अटैच्ड लूनर मॉड्यूल को इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया, जिसके अंदर ऑक्सीजन और पावर का अलग से बंदोबस्त था। ये सब कुछ तय करने में काफी वक्त गुजर चुका था और कमांड मॉड्यूल की पावर सप्लाई खत्म होने की कगार पर थी। धमाके के करीब 1 घंटे बाद मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को आदेश दिया कि वो कमांड मॉड्यूल के सभी सिस्टम्स को टर्न ऑफ कर दे और लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाए। आदेश के अनुसार अब आगे की यात्रा एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल से ही करनी थी, जिसका असल में काम केवल मून पर लैंड करने और वहां से वापस मून की ऑर्बिट में आने का था। इसके बाद जिस लूनर मॉड्यूल को चांद की ऑर्बिट में ही छोड़ दिया जाता था, उसका इस्तेमाल अब एक लाइफ बोट की तरह पूरा सफर तय करने के लिए किया जाना था। लेकिन इस लूनर मॉड्यूल को इस तरह से तैयार किया गया था कि वो एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलकर वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आ सकता था। अर्थ के एटमॉस्फेयर में केवल कमांड मॉड्यूल ही घुस सकता था, जिसकी पावर सप्लाई अब केवल 15 मिनट की बची थी। इसलिए मिशन कंट्रोल ने कमांड मॉड्यूल के सभी सिस्टम्स को बंद करने का आदेश दिया ताकि उसकी बची हुई पावर सप्लाई को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के लिए यूज किया जा सके। एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल से निकलकर लूनर मॉड्यूल में चले जाते हैं, जिसके जरिए अब उन्हें आगे का सफर तय करना था। लेकिन लूनर मॉड्यूल के साथ सफर करने में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना था, क्योंकि लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल ऐसे मुश्किल सफर के लिए हो रहा होता है जिसके लिए उसे बनाया ही नहीं गया था। उसका मैकेनिज्म और उसकी बनावट इस काम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है। लेकिन अब एस्ट्रोनॉट्स के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लूनर मॉड्यूल को केवल 2 लोगों के हिसाब से सिर्फ 45 घंटे के सफर के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ 3 एस्ट्रोनॉट्स को उस छोटे से व्हीकल में करीब 90 घंटे का सफर तय करना था। इसके अलावा इस मिशन का सारा नेविगेशन सिस्टम कमांड मॉड्यूल में मौजूद था, जिसका इस्तेमाल सही रास्ते पर बने रहने के लिए किया जाता था। इस सिस्टम के बिना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भटक सकते थे, इसलिए सबसे पहले कमांड मॉड्यूल के नेविगेशनल प्लेटफॉर्म को लूनर मॉड्यूल के साथ अलाइन किया गया। लूनर मॉड्यूल में सवार होकर एस्ट्रोनॉट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर अभी तक स्पेस फ्लाइट चल रही थी वो मून पर लैंड करने वाला रास्ता होता है। पर अब क्योंकि मून लैंडिंग का मिशन कैंसिल हो चुका था, इसलिए स्पेस फ्लाइट के पाथ को चेंज करने की जरूरत थी, जिससे वो एक फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी पर चली जाए और उसको चांद की ग्रेविटी की मदद से धरती की तरफ मोड़ा जा सके। लेकिन इस बहुत जरूरी काम के लिए लूनर मॉड्यूल के डिसेंट इंजन को कई बार बर्न करने की जरूरत थी, जबकि उसके इंजन को केवल एक बार सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए बनाया गया था। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि धरती पर लौटने के लिए एस्ट्रोनॉट्स हर एक रिस्क लेने को तैयार थे। इसलिए धमाके की घटना के 5 घंटे बाद लूनर मॉड्यूल के डिसेंट इंजन को 35 सेकंड के लिए बर्न करके उसे दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया जाता है। इसके कुछ घंटों बाद अपोलो 13 जब चांद के पास पहुंचता है तो लूनर मॉड्यूल के इंजन को दूसरी बार करीब 5 मिनट के लिए बर्न किया जाता है ताकि स्पीड को और तेज किया जा सके। इसके करीब 2 घंटे बाद अपोलो 13 चांद के अराउंड घूमते हुए चांद के पीछे पहुंच जाता है, जिसे फार साइड और डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। इस समय अपोलो 13 धरती से 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था और ये एक रिकॉर्ड बन जाता है जहां तक कोई भी इंसान आज तक दोबारा नहीं पहुंच पाया। इसके बाद मून का चक्कर लगाते हुए मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेस फ्लाइट को धरती की तरफ तेजी से मोड़ा गया। इसके कुछ वक्त बाद रफ्तार को तेज करके जर्नी को छोटा करने के लिए लूनर मॉड्यूल के इंजन को तीसरी बार फायर किया जाता है। यह खुशकिस्मती ही थी कि लूनर मॉड्यूल ये तीसरा बर्न भी झेल लेता है और अपोलो 13 तेज रफ्तार से धरती के डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। इसके अलावा एक अच्छी चीज ये थी कि सर्विस मॉड्यूल में जो धमाका हुआ था वो चांद पर पहुंचने से पहले हुआ था। अगर यही हादसा चांद पर पहुंचने और वहां से निकलने के बाद धरती की तरफ लौटने के वक्त होता तो जिस लूनर मॉड्यूल में अभी तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठकर धरती की दिशा में बढ़ रहे थे वो लूनर मॉड्यूल उनके पास यात्रा करने के लिए मौजूद ही नहीं होता, क्योंकि हर मून लैंडिंग के बाद लूनर मॉड्यूल को चांद की ऑर्बिट में ही छोड़ दिया जाता था और ऐसी सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स के पास वापस लौटने का कोई मौका नहीं होता और उनकी वही कुछ ही देर में जान चली जाती। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लूनर मॉड्यूल में रहना एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई आसान काम था, बल्कि उन्हें इस पूरे सफर के दौरान भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। पहली परेशानी इलेक्ट्रिसिटी की थी, जो लूनर मॉड्यूल में इतनी मात्रा में नहीं थी कि उसके सारे सिस्टम्स लगातार 4 दिन तक काम कर सके। इसलिए बिजली बचाने के लिए उसकी सभी नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को बंद कर दिया गया। इन बंद किए गए उपकरणों में वो हीटर्स भी थे जो ठंडे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को गर्माहट पहुंचा रहे थे और जिनके बंद होने से अब एस्ट्रोनॉट्स को
को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ज्यादा ठंड की वजह से एस्ट्रोनॉट्स का खाना भी जम जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में उन्हें जरा सी नींद लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। दूसरी परेशानी पानी की थी। इस लंबे सफर के हिसाब से लूनर मॉड्यूल में बहुत लिमिटेड पानी था, जिसमें से कुछ पानी कूलिंग सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल किया जाना था। इसी वजह से हर एस्ट्रोनॉट पूरे दिन में केवल 200 ml पानी पीकर गुजारा कर रहा था। इन मुश्किलों के दौरान एस्ट्रोनॉट्स एक बात से निश्चिंत थे कि लूनर मॉड्यूल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन थी और कुछ ऑक्सीजन टैंक बैकअप के तौर पर भी मौजूद थे। लेकिन लूनर मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़ी परेशानी का कारण बनती है। दरअसल धरती पर हमारे सांस छोड़ते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसे धरती पर वातावरण बैलेंस कर लेता है। लेकिन स्पेस फ्लाइट्स में इस CO2 गैस को बैलेंस करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लूनर मॉड्यूल का कैनिस्टर केवल 2 लोगों के लिए लगा था, जो सिर्फ 2 दिन तक काम कर सकता था, जबकि उसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को 4 दिन तक गुजारा करना था। जिस वजह से CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही थी और उसे अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती थी। ऐसे में कमांड मॉड्यूल के बड़े लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स को भी यूज में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि उसकी शेप और डिजाइन लूनर मॉड्यूल के कैनिस्टर से बिल्कुल अलग थी, जिस वजह से उन्हें साथ में सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ऐसे में मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को गाइड करते हुए स्पेस फ्लाइट में मौजूद प्लास्टिक की थैलियां, कुछ पाइप और टेप जैसी कई चीजों के अरेंजमेंट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया, जिससे लूनर मॉड्यूल में CO2 की बढ़ती क्वांटिटी को कंट्रोल कर लिया गया। ऐसी बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए 17 अप्रैल 1970 की सुबह को अपोलो 13 तेज रफ्तार से अर्थ के काफी करीब पहुंच जाता है। अब एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले 2 बहुत जरूरी काम करने थे। सबसे पहले उन्हें री एंट्री के लिए स्पेस फ्लाइट को राइट एंगल पर सेट करना था, क्योंकि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने के दौरान स्पेस फ्लाइट का एंगल जरा सा भी गलत होता तो एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन ऐसा करने का कोई भी सिस्टम लूनर मॉड्यूल में मौजूद नहीं था, इसलिए सारा काम एस्ट्रोनॉट्स को कंट्रोल मिशन के इंस्ट्रक्शन पर मैनुअली करना पड़ा और राइट एंगल को फिक्स कर लिया गया। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले दूसरा काम यह था कि एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल से निकलकर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि केवल कमांड मॉड्यूल ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के लिए बना था। दरअसल अर्थ में री एंट्री के दौरान एटमॉस्फेयर से तेज फ्रिक्शन होता है, जिससे बहुत हीट पैदा होती है। इस हीट से बचने के लिए कमांड मॉड्यूल की एक साइड पर हीट शील्ड लगी होती है, जो एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखती है। इसलिए इस पूरे री एंट्री के टास्क के लिए एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल से निकलकर कमांड मॉड्यूल में पहुंच जाते हैं। कमांड मॉड्यूल में कई दिन से सब कुछ बंद रहने की वजह से उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ गया होता है। कमांड मॉड्यूल की वॉल्स, सीलिंग, फ्लोर, वायर्स और पैनल समेत हर चीज पानी की बूंदों से ढकी हुई थी। धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल को चिंता थी कि ऐसी सिचुएशन में कमांड मॉड्यूल दोबारा चालू हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद कमांड मॉड्यूल अपनी बची हुई पावर से दोबारा चालू हो जाता है, जिसके बाद धरती अब केवल 4 घंटे की दूरी पर थी और इसी दौरान सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग कर दिया जाता है। इस समय एस्ट्रोनॉट्स ने दूर होते सर्विस मॉड्यूल की पिक्चर्स ली, जिनमें उन्होंने देखा कि धमाके से सर्विस मॉड्यूल का पूरा एक पैनल उखड़ चुका था। इसके 3 घंटे बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले कमांड मॉड्यूल से उस लूनर मॉड्यूल को भी अलग कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल अब तक एक लाइफ बोट की तरह किया गया था। इसके बाद कमांड मॉड्यूल को अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करनी थी और पैसिफिक ओशन में एक तय इलाके के अंदर गिरना था। एस्ट्रोनॉट्स को पैसिफिक ओशन से निकालने के लिए यूएस नेवी के जहाज पहले से ही तैनात किए हुए थे। पूरी दुनिया की निगाहें टीवी पर जमी हुई थी। ये हैरत की ही बात थी कि जिस अपोलो 13 के लॉन्च को सभी नजरअंदाज कर चुके थे, उसी अपोलो 13 की वापसी को करीब 40 मिलियन लोग टीवी पर लाइव देख रहे थे। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपोलो 13 का कमांड मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है। इस री एंट्री के दौरान एस्ट्रोनॉट्स का मिशन कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है। आमतौर पर यह कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के लिए ब्रेक होता है, लेकिन 3 मिनट गुजर जाने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पाता। इसके बाद का हर गुजरता पल सभी को कई घंटों के बराबर महसूस होता है। मिशन कंट्रोल को चिंता सता रही थी कि कहीं एक्सप्लोजन के दौरान कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड डैमेज ना हो गई हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो री एंट्री के दौरान पैदा होने वाली हीट से कमांड मॉड्यूल जलकर राख हो जाता। जब तय वक्त से पूरा 1 मिनट ज्यादा गुजर गया तो पूरी दुनिया
सबकी सांसें थम गई। न्यूज मीडिया के कैमरा आसमान में ताक रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज उनकी सलामती की दुआएं कर रही थी। सभी के दिलों की धड़कनें इस एक विचार से रुक गई थी कि कहीं अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स जान की बाजी हार ना गए हो। लेकिन करोड़ों दुआएं आसमान में पहुंची भी और उनका असर भी हुआ। तय वक्त से करीब 1.5 मिनट बाद मिशन कंट्रोल को एस्ट्रोनॉट्स का जवाब सुनाई देता है, जिसमें उनकी सलामती की बात थी। कुछ ही मिनट बाद टीवी की स्क्रीन पर पूरा मंजर दिखाई देने लगा। हवा में पैराशूट उड़ते हुए दिखाई दिए जो कमांड मॉड्यूल को सेफली नीचे ला रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद कमांड मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में जा गिरता है, जिसके बाद यूएस नेवी द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को वहां से रेस्क्यू किया गया। इस तरह अपोलो 13 के लॉन्च के 6 दिन बाद 17 अप्रैल 1970 के दोपहर करीब 1 बजे तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर सुरक्षित लौट आए। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के सुरक्षित लौटाने से भी एक सवाल जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था, वो ये था कि आखिर ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 में ऐसा ब्लास्ट किस वजह से हुआ। इसकी जांच पड़ताल के लिए नासा ने एक रिव्यू बोर्ड को स्थापित किया, जिनकी जांच में कई चीजें सामने आई। दरअसल जो ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हुआ था वो अपोलो 13 से पहले अपोलो 10 के लिए इस्तेमाल होने वाला था, लेकिन उस समय मेंटेनेंस के लिए निकालते वक्त ये ऑक्सीजन टैंक 2 इंच की हाइट से गिर जाता है। ये यूं तो बहुत मामूली सी ऊंचाई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस दौरान ऑक्सीजन टैंक में अंदर कुछ डैमेज हुआ होगा, जिसे टेस्टिंग के दौरान नोटिस नहीं किया जा सका। इसके अलावा एक इंसिडेंट और सामने आता है, जब अपोलो 13 के लॉन्च से महज 3 हफ्ते पहले काउंटडाउन डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट हो रहा था, जिसमें ऑक्सीजन टैंक्स को भरकर खाली किया जाता है। इस दौरान जहां पहले नंबर का ऑक्सीजन टैंक तुरंत पूरा खाली हो जाता है, तो वहीं दूसरे नंबर का ऑक्सीजन टैंक केवल 8% ही खाली हो सका। इसलिए इसे खाली करने के लिए इंजीनियर्स ने उसके हीटर्स को 65 वोल्ट की पावर पर कई घंटों तक चलाए रखा। एक्सपर्ट्स द्वारा माना जाता है कि इस दौरान ऑक्सीजन टैंक के वो थर्मोस्टेट स्विच डैमेज हो गए थे, जिन्हें केवल 28 वोल्ट की पावर के लिए डिजाइन किया गया था। इन स्विचेस के डैमेज होने से टैंक के अंदर के हाई टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया जा सका और इस तेज तापमान में फैन के वायर्स पर लगी टेफ्लॉन इंसुलेशन डैमेज हो गई, जिसके बाद इस टैंक के फैन को बार बार चलाने से ये धमाका हुआ। इस भूल से नासा ने सीखा कि स्पेस बहुत भयानक जगह है, जहां मिशन के बीच अगर कोई ऐसा फॉल्ट हो जाए तो किस तरह एस्ट्रोनॉट्स की जान पर बन सकती है। अपोलो 13 मून पर लैंड नहीं कर सका, लेकिन तीनों एस्ट्रोनॉट्स का ऐसा खतरनाक हादसे के बाद जिंदा लौटना अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। इसलिए इस मिशन के फेल होने के बावजूद इस अपोलो 13 को द सक्सेसफुल फेलियर का नाम दिया गया। अपोलो 13 के बाद नासा ने 1971 में अपोलो 14 और अपोलो 15 को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाया और उसके अगले साल 1972 में अपोलो 16 और अपोलो 17 भी सक्सेसफुल मून लैंडिंग मिशन रहते हैं। अपोलो 13 के बाद के इन चारों मिशंस के दौरान चांद पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनसे इंसान की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में काफी इजाफा हुआ। सभी अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स चांद से करीब 382 केजी पत्थर, धूल और अन्य सैंपल्स पृथ्वी पर लेकर आए, जिन पर आज भी रिसर्च जारी है। 3.5 सालों के अंदर नासा ने चांद पर 6 सफल मून लैंडिंग्स करके 12 लोगों को चांद पर उतारा। 1972 में अपोलो 17 नासा का आखिरी मून लैंडिंग मिशन बना। इसके बाद अपोलो प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। इसके बंद होने के पीछे पब्लिक के इंटरेस्ट का कम होना, अमेरिका का उस वक्त वियतनाम वॉर और सिविल राइट मूवमेंट जैसी सिचुएशंस में उलझना और लगातार नासा का बजट कम होना सबसे बड़े कारण थे। 1972 के बाद 50 से भी ज्यादा साल गुजर गए, लेकिन तब से आज तक कोई इंसान चांद पर नहीं जा सका, जिसकी सबसे बड़ी वजह पैसा है। स्पेस मिशंस में बेशुमार खर्चा होता है। अगर नासा के अपोलो प्रोग्राम के खर्च की बात करें तो उस वक्त इस पर $28 बिलियन का खर्च हुआ था, जो आज के हिसाब से करीब $280 बिलियन के बराबर होता है। ये खर्च कितना है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2023 में भारत का स्पेंडिंग बजट $549 बिलियन था। यानी सिर्फ नासा के अपोलो प्रोग्राम पर आज की भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था की सालाना खर्च की आधी राशि खर्च कर दी गई थी। ये खर्चा इतना ज्यादा है कि तब से कोई भी देश इतना खर्च करके इंसान को चांद पर भेजने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके अलावा नासा के 6 सक्सेसफुल मून लैंडिंग मिशंस के तहत इंसानों द्वारा मून को काफी हद तक जाना जा चुका है और बाकी की रिसर्च और एक्सप्लोरेशंस के लिए खर्चा बचाते हुए एडवांस रोवर्स से काम लिया जाता रहा है, जिसमें भारत का चंद्रयान 3 भी एक सक्सेसफुल मिशन रहा है। वही नासा का फोकस अपोलो प्रोग्राम के बाद चांद से हटकर स्पेस शटल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अदर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन में लग गया था, जिसमें नासा ने सबसे ज्यादा फोकस मार्स के एक्सप्लोरेशन पर रखा, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन के होने की काफी पॉसिबिलिटी है। यही वजह है कि साइंटिस्ट का ध्यान आज मून से ज्यादा मार्स पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कभी भी मून पर ह्यूमन लैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि नासा 2017 से चांद पर फिर से इंसानों को भेजने का मिशन
मिशन प्लान कर रहा है जिसका नाम आर्टेमिस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए इंसान को और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ फिर से चांद पर भेजा जाएगा और इस बार मकसद केवल चांद पर एक्सप्लोर करने का नहीं बल्कि वहां परमानेंट बेस बनाने का है। और इसी कड़ी में इस प्रोग्राम का लॉन्ग टर्म गोल मार्स पर इंसानों को सुरक्षित भेजने का भी है। इसलिए पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस दशक के खत्म होने से पहले इंसानों को फिर से चांद पर देखा जा सकेगा।